ओके। 13 जुलाई आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले नैट ग्रिड। नैट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये बेसिकली जब हमारे यहाँ पे 26/11 हुआ था ना, 26/11 को एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना गया था, क्योंकि डेविड हेडली जैसे जिन्होंने सारी इंडिया में सर्वेलेंस, टारगेट पॉइंटिंग सब कुछ कैरी आउट किया था, जिन्होंने टारगेट मार्क किए थे कहाँ कहाँ होना चाहिए, डेविड हेडली बहुत बारी इंडिया आया। इंडिया आने के बाद वो पाकिस्तान जाता था या किसी वेस्ट एशिया कंट्री जाता था, फिर वो यूएसए वापस आता था, मतलब उसके पास पासपोर्ट वैसे यूएसए का था। पर कभी भी वो हमारे किसी भी सिक्योरिटी पर्सन के रडार पे नहीं आया। ठीक है, ऐसा सस्पिशन वो किसी के भी रडार पे नहीं आया। तो पूरा का पूरा ये कैसे ऑपरेशन प्लान हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारा सब कुछ एक तरह से नाक के नीचे से ही हो गया। तो तब हमें समझ आई कि हम एक रेगुलर अप्रोच से नहीं चल सकते, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, हमें इंटेलिजेंस और ज्यादा बेटर गैदर करनी पड़ेगी, तभी फायदा होगा। तो हमने नैट ग्रिड बनाने का सोचा था 26/11 में। ठीक है, तो नैट ग्रिड एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो काउंटर टेररिज्म के लिए यूज किया जाएगा। जो 21, ये नंबर से याद रखना है इसमें, क्योंकि ये नंबर इंपॉर्टेंट है इसमें। 21 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेगा, प्रिक्योर करेगा। ठीक है, आगे कितनों को एक्सेस देगा उसका नंबर अलग है, 21 से प्रिक्योर करेगा। 2009 में टेररिस्ट अटैक के बाद, 26/11 के बाद इसे विजुलाइज किया गया था। ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज टू एक्सेस द डेटा रिलेटिंग टू इमिग्रेशन एंट्री एंड एग्जिट, बैंकिंग एंड टेलीफोनिक डेटा ऑफ सस्पेक्टेड ऑफ अ सस्पेक्ट ऑन अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। तो सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे भी अगर किसी का कोई डेटा है, वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज का अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो नैट ग्रिड बेसिकली करके रहा है, एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसके अंदर ये 21 एजेंसीज अपना डेटा पोर इन किया करेंगी, जिसका जो भी रिकॉर्ड कुछ भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवर द टाइम एक ना दुनिया में ट्रेंड है जिसे कहते हैं, मतलब एक नया इमर्जिंग फील्ड है, बिग डेटा एनालिसिस। ये बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है ना, हर साइड से जब डेटा पोर इन हो रहा होता है, कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाती है साथ में। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये जो डेटा जितना पोर इन हो रहा है, वो अपने आप एक सीक्वेंस तैयार करता जाता है। देखो, क्योंकि डेटा जब तक अलग अलग टूटा हुआ है, वो बेसिकली कोई सेंस नहीं बनाता। पर कोई भी डेटा एक दूसरे से जो जुड़ रहा होगा, ये कंप्यूटर्स अपने आप को खुद जोड़ते जाते हैं, मतलब कंप्यूटर अपने आप कनेक्ट करते जाते हैं। तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में एक पैटर्न दिखने लगता है। ठीक है, जैसे डेविड हेडली का मैंने तुम्हें बताया कि वो हर बारी यहाँ से वेस्ट एशिया साइड को फ्लाइट बुक करवाता था या पाकिस्तान को फ्लाइट बुक करवाता था, तो उसके पैटर्न में शो होगा कि बार बार वो वेस्ट साइड के एशिया में ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद वो यूएसए जाना प्रेफर कर रहा है। तो ये अकेला अगर कोई देखोगे तो यहाँ से कोई यूएई जाना चाहता है और यूएई के बाद वो यूएसए जाना चाहता है, तो उसमें कोई डाउट आम तौर पे जनरेट नहीं होगा। पर बार बार जब ये हो रहा है तो ये एक पैटर्न बनने लगेगा, पैटर्न के थ्रू ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी। वैसे ही जैसे अभी क्या कहते हैं, सबसे लेटेस्ट जो न्यूज में भी था, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो नैट ग्रिड है, इसने जो पुलिस स्टेशन है उसकी एफआईआर और स्टोलन व्हीकल्स की रिकॉर्ड्स भी इसे मिलने लग जाएंगे। तो स्टोलन कहीं से कोई व्हीकल चोरी हुआ है, क्योंकि चोरी के व्हीकल ज्यादातर किसी और क्राइम में ही यूज होते हैं, टेररिज्म में भी यूज हो सकते हैं। तो इस कारण इसकी जितनी ज्यादा इनपुट्स मिलेंगी उतनी ज्यादा जल्दी एक ज्यादा बेटर पैटर्न से हम स्टडी कर सकते हैं और इंडिया को और ज्यादा सेफ बना सकते हैं। ये नैट ग्रिड का काम है कि डेटा एनालिसिस करना,
ताकि हर अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया जाए कि कहाँ जा रहा है और उसे होने से पहले ही रोक लिया जाए। ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, जहां पे ये सब कुछ होगा। ये तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। ठीक है, इसका जो एक्सेस है ये सिर्फ 10 सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। अब 11 हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 कर लेना, एक्चुअली 11 हो गई है, नंबर चेंज हो गया। ऑन अ केस टू केस बेसिस, ऐसा नहीं कि जब मर्जी सारा डेटा देख लिया, मतलब एटलीस्ट पेपर वर्क पे। और इसका टोटल एक्सेस अराउंड इस टाइम 70 लोगों के पास है। ठीक है, मतलब इन टोटल सिर्फ 70 लोग इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज एजेंसी से डेटा पोर इन करेगा। ठीक है, हर टाइप का रिकॉर्ड के क्रेडिट डेबिट के रिकॉर्ड्स कहाँ पे हैं, कोई इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई इटनरी रेलवे एयर टिकट इन सब के ट्रैवल के रिकॉर्ड्स है, कोई टैक्स है, कोई बैंक डिटेल्स हैं, हर चीज का डेटा इसके अंदर आएगा। तो पूरा पैटर्न बिग डेटा एनालिसिस से बन सकता है। टोटल 11 एजेंसीज के पास इसका एक्सेस है। 11 एजेंसीज तुम्हें पूछी जा सकती हैं कौन सी हैं, 11 के 11 के नाम लिखे हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसके पास नेट ग्रिड का एक्सेस नहीं है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें से तुमने सही ऑप्शन ये सारे हैं, तो तुमने यहाँ से चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर इज डायरेक्ट सीडिंग्स ऑफ राइस। तो बेसिकली इस टाइम जो तुम्हारे पंजाब का एरिया है, पंजाब हरियाणा ये सारा, यहाँ पे क्योंकि इस टाइम राइस उगाई जाती है, तो इस साल प्रॉब्लम क्या आ रही है, ज्यादातर लेबर वापस चली गई है। तो हम जो वैसे इंडिया में ज्यादातर राइस उगाने के लिए मेथड यूज करते हैं वो ट्रांसप्लांट का मेथड है। सेमी छोटे साइज के प्लांट जो सेमी ग्रोन होते हैं उन्हें लाके जो फ्लडेड फील्ड होता है उसके अंदर लगाते जाते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे। पर ये जो काम है ना, ये बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत ज्यादा लेबर मांगता है। और खासकर तुम्हें ये सिर्फ राइस के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइस एक लेबर इंटेंसिव स्टेटमेंट बन के आ सकती है। राइस एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, ये पहले भी आ चुकी है और आगे भी फिर से आ सकती है। ये स्टेटमेंट सही होगी क्योंकि इस क्रॉप को उगाते टाइम भी और वापस हार्वेस्ट के टाइम भी बहुत ज्यादा लेबर लगती है। तो ये स्टेटमेंट सही होती है, पहले पेपर में आ चुकी है राइस के बारे, फिर दोबारा भी आ सकती है। और ज्यादातर बिकॉज इंडिया में राइस जो है वो लेबर इंटेंसिव, मशीन्स सारे इंडिया में कम यूज होती हैं, सिर्फ ये नॉर्थ वेस्ट की साइड कंसंट्रेटेड है जितनी भी हैं, तो इस कारण ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव मानी जाती है। इस साल लेबर की बहुत ज्यादा कमी बढ़ गई है, तो इस साल राइस उगाने के नए मेथड, तो ये तो खासकर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये पंजाब में ही हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये मेथड है क्या वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, और एक तुम मैंने तुम्हें राइस का फैक्ट बताया, एक वो डायरेक्ट सीडिंग मेथड में होता क्या है बेसिकली। ये तो सारा खैर राइस बारे थोड़ा सा बताया। डायरेक्ट सीडेड मेथड जो है ये लो इनपुट डिमांड मेथड है, तो इसमें लेबर बहुत कम चाहिए। इसमें क्या होता है, मशीनरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसे तुम वेट फील्ड के ऊपर भी उगा सकते हो और ड्राई फील्ड के ऊपर भी उगा सकते हो, तो एक तरह से तुम्हारी वाटर की बचत भी हो सकती है। ठीक है, तो ड्राई सोइंग भी हो सकती है और वेट सीडिंग भी हो सकती है, जैसे तुम चाहो। तो इसमें क्या होता है, हाँ तुम बताता हूँ कहाँ गया पॉइंट में। एक इसका जो मेन पॉइंट था, मेन, हाँ ये रहा, प्री जर्मिनेटेड सीड्स। इसमें आम सीड्स नहीं, जो पहले ही सीड्स जर्मिनेट कर चुके होते हैं उन्हें प्लांटिंग किया जाता है। ठीक है, उन्हें सो किया जाता है। वो वेट में भी किया जा सकता है, ड्राई में भी किया जा सकता है। तो इसमें मशीन्स का यूज करके हम एक्चुअली जो हमारी क्रॉप्स हैं वो उगा सकते हैं, तो लेबर भी कम पड़ेगी, कॉस्ट इनपुट कॉस्ट भी कम पड़ेगी। ठीक है, पानी की भी बचत होगी,
ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के। तो वाटर, पानी बच रहा है, पानी कम लगाना पड़ेगा, लेबर बच रही है तो किसानों के पैसे बच रहे हैं। और लास्ट बेनिफिट है, ये जो प्री जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, प्री जर्मिनेटेड का मतलब ये पहले ही स्पोर कर चुके होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसे होता क्या है, ये ना थोड़े से आम जो क्रॉप है उससे थोड़े से अर्ली ग्रो कर जाती है। जो पूरी क्रॉप का फाइनल हार्वेस्ट है वो जल्दी शुरू हो सकता है। जल्दी शुरू होने से क्या होगा, अभी तुम्हारा खरीफ सीजन है, खरीफ की क्रॉप है ना राइस, अगर लेट्स सपोज कोई 2 साइकिल भी फॉलो करता है, अगली होती है राबी, जिसमें हम मेन क्रॉप जो उगाते हैं वो वीट उगा रहे हैं। इन दोनों के बीच में ना आम किसानों को 20 से 25 दिन मिलते हैं सिर्फ साइकिल में। तो होता क्या है, इतने शॉर्ट पीरियड में तुम्हारे पूरे फील्ड को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण एंड में जाके किसान स्टबल बर्निंग करते हैं कि जितना बचा होता है आग लगा देते हैं, मतलब जितना वेस्ट बचा होता है वेस्ट को आग लगाते हैं। अगर अब ये अर्ली क्रॉप हो जाएगी, ये जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड है इससे क्रॉप थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो किसानों को अराउंड 35 से 40 दिन मिलेंगे। तो उम्मीद ये है इसके थ्रू, मतलब ये वन ऑफ द बेनिफिट्स सरकार ने लिखा हुआ है कि स्टबल बर्निंग कम हो जाएगी, बिकॉज ज्यादातर किसानों को अब अपना खेत साफ करने का टाइम मिल जाएगा, तो वो इस रास्ते जाएंगे। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टबल बर्निंग के टाइम ये भी समझी जाती थी कि टाइम पीरियड अपने खेत को तैयार करने का बहुत कम है, तो लोग जल्द से जल्द वेस्ट को खत्म करना चाहते होते हैं। अब अगर किसानों के पास टाइम ज्यादा है, वो उसे साफ करने में भी लगा देंगे। दूसरी साइड क्योंकि गवर्नमेंट इस साल इंसेंटिव्स भी शुरू करेगी, 2500 पर एकड़ जैसे पंजाब में मिलना शुरू होना है, तो वो इंसेंटिव के साथ किसान ज्यादा इनकरेज होंगे। ये 35 से 40 दिन में मतलब एक तरह से किसान पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। बाकी कुछ बेनिफिट्स जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगी, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्टर होगी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर टर्नओवर होगा, न्यूट्रिएंट रिलेशंस अच्छे बनेंगे, ये सब कुछ। नेक्स्ट, पार्लियामेंट की एक कमेटी आज न्यूज में थी, जनरल पर्पस कमेटी। ये बेसिकली सिर्फ राज्यसभा कमेटी है, लोकसभा में ये कमेटी नहीं है। लोकसभा में हाउस कमेटी ही इस चीज से डील करती है। जनरल पर्पस कमेटी बेसिकली काम क्या करती है, पहले तो इसके अंदर यही चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन राज्यसभा एंड सच अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन। तो इसमें कोई फिक्स्ड मेंबर्स नहीं होते, इसमें मेंबरशिप चेंज हो सकती है हर साल, मतलब हर, क्योंकि हर साल चुनी जाती है चेयरमैन के मुताबिक, जिन्हें चेयरमैन कहेगा, मतलब हर साल वो और मेंबर भी बढ़ा सकता है। नहीं तो इसमें कोई इलेक्शंस नहीं होते, इसमें सारी चेयरमैन की मर्जी। नहीं तो बाकी पार्लियामेंट्री कमिटीज हम जब पढ़ते हैं पॉलिटी में, उसमें पढ़ेंगे इलेक्शंस होते हैं, हर साल चुनी जाती है। ये जरूरी नहीं है हर साल चेंज हो, मतलब अगर वो चाहेगा तो हर साल नए मेंबर ऐड कर सकता है, एक साल के बाद और मेंबर्स ऐड कर सकता है, ठीक है। इस कमेटी को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही हेड करता है, जो राज्यसभा का हेड होता है। चेयरमैन जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, चेयरमैन ही इसे हेड करता है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी इसमें आएगी वो चेयरमैन फिल करेगा, ये सब कुछ इसका बेसिकली वही चीज है। इसके बेसिकली फंक्शन क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो अफेयर है जो हाउस यानी कि राज्यसभा से कंसर्न करता है, उसके बारे विचार करना और अपने सजेशन एडवाइस पेश करना, कंसिडर एंड एडवाइस, एडवाइस पेश करना वो इसका काम है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट एंड बिजनेस इन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बेसिकली एक बुक है जो पूरे राज्यसभा के रूल्स को डिफाइन करती है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रोविजन के साथ डील करना है, राज्यसभा में कोई भी नया लेट्स सपोज डिस्कशन आर कोई नया इंट्रोड्यूस करना है, या किस दिन क्या किया करें,
ऐसा कोई नया प्रोविजन बनाना है, कुछ भी करना है, वो फिर ये कमेटी करके देती है, जनरल पर्पस कमेटी। ठीक है। और लास्ट तुम्हारी फिर से इस टाइम, बिकॉज पैडी का सीजन है तो पैडी की ही न्यूज आई हुई है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जो असम का एरिया, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर असम में, के ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज हर साल ना फ्लड कर जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वहां पे जो किसान है, किसानों की देखो, अगर फ्लडिंग हो जाएगी तो क्रॉप अगर पानी के नीचे चलेगी तो ऑब्वियसली क्रॉप मर जाएगी। तो वहां पे ना फ्लड टॉलरेंट पैडी पिछले साल से टेस्ट हो रही है, और इस साल किसानों ने बहुत ही वाइड स्केल पे फ्लड रेजिस्टेंट पैडी लगानी शुरू की है। ये फ्लड रेजिस्टेंस पैडी की 3 वेराइटीज हैं। ये 3 वेराइटीज पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, रनित सब 1, स्वर्ण सब 1 और बहादुर सब 1। सब वेराइटी 1 हो गया। ठीक है। तो ये 3 के नाम आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी फ्लड टॉलरेंट है, या तुम्हें लिख देंगे रिसेंटली न्यूज में रनित सब 1, स्वर्ण सब 1 और बहादुर सब 1 है, ये क्या है। तो नीचे ऑप्शन होगा फ्लड रेजिस्टेंस पैडी वेराइटीज, या फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स, अगर पैडी नहीं भी लिखना, फ्लड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 3 वेराइटीज में क्या खासियत है, ऐसा क्या है कि ये असम में इतना सक्सेस पा रही है। ये फ्लड के लिए मतलब कैसे रेजिस्टेंस है, ये क्रॉप्स में ऐसे कुछ इनोवेशंस किए गए हैं कि क्रॉप्स 15 दिन तक पानी के नीचे रह सकती हैं और सरवाइव कर जाएंगी। तो 15 दिन तक माना जाता है कि इससे पहले फ्लड सबसाइड कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। 15 दिन तक इन्हें कोई डैमेज नहीं होता, ये बिल्कुल पानी के अंदर सेफली रह सकती हैं। ठीक है। 15 दिन के बाद डैमेज होना शुरू होता है, ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद अचानक खत्म हो जाएगी, 15 दिन बाद डैमेज होना शुरू होता है। तो ये हैं आज के सारे करंट अफेयर्स। कोई डाउट? नहीं? तो ये थे करंट अफेयर्स। थैंक यू।